इस धरती पर जन्मे 3 भरत द्वारा पोषित ये भारतीय सभ्यता क्या अपने अंत की ओर आगे बढ़ रही है? ये सभ्यता जिसको सत्य सनातन बोला जाता है, क्या ये अपने विघटन की तरफ आगे बढ़ रही है? इस बात को सोचने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है जो अपने आप को इसका पुरोधा बोलते हैं, जैसे मठाधीश हो गए, सन्यासी हो गए। क्योंकि इस सभ्यता का संरक्षण हमेशा सन्यासियों ने ही किया है। सन्यासियों ने ही अपने जीवन को शिक्षा के लिए समर्पित किया। सन्यासियों ने ही अपने जीवन को समाज सुधार के लिए समर्पित किया। सन्यासियों ने ही अपने जीवन को समाज को सही दिशा देने के लिए समर्पित किया। और ये उनका संकल्प था। और इस सभ्यता के जितने पुराने सन्यासी हुए, अगर देखा जाए तो जो बड़े बड़े राजा भी हुए उनको भी हम सन्यासी ही बोलते हैं, क्योंकि उनमें भी वही गुण थे जो सन्यासियों में थे। पर कुछ सालों में, कुछ वर्षों में इस धरती को किसकी नज़र लगी कि इस प्रवृत्ति का लोप हो गया। जिस तरीके से आज समाज के अंदर विघटन पैदा हो रहा है, छोटे विवादों के कारण विवाद पैदा हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम द्वारा स्थापित एक संस्था जिसको हम ग्राम पंचायत कहते थे, उसके अंत के कारण आज ग्राम पंचायतें बराबर काम नहीं कर रही हैं, इसलिए सिस्टम बराबर काम नहीं कर रहा है। लग रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम इस बात को बहुत पहले से जानते थे कि अगर ग्राम पंचायतें नहीं होंगी तो न्याय व्यवस्था चौखट तक नहीं पहुंचेगी। अगर ग्राम पंचायतें नहीं होंगी तो लोग सुकून से जी नहीं सकते हैं। ग्राम पंचायतें नहीं होंगी तो उस स्थिति में व्यवस्थाओं को प्रॉपर रूप से चलाना राजधानी से संभव नहीं है। पर आज पता नहीं क्यों लोग अपने आप को उनसे भी ज़्यादा बुद्धिजीवी समझते हैं। वो लोग जिन्होंने अपने आप को इस समाज के लिए समर्पित कर दिया, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही इस समाज के लिए लगा दिया। इस धरती पे जन्मे करोड़ों सन्यासी जिन्होंने उस चीज़ को माना और ये माना कि इस थियरी को हमारी आने वाली पीढ़ियों को सदा ही संरक्षित करना है और इस सदा ही इसका पोषण करना है, तभी उनका सब कुछ बरकरार रहेगा। इसीलिए बोलते हैं कि राम ही सत्य हैं, बाकी सब असत्य हैं, और राम ही धरती हैं और राम ही सभ्यता है। शायद इसीलिए बोला गया। पर आज पता नहीं क्या हो गया है कि लोगों को एक अलग ही दिशा में, एक अलग ही दशा में हर चीज़ें नज़र आ रही हैं। हर कोई इकोनॉमिक के पीछे जा रहा है। इकोनॉमिक क्या है? आज समझने की बात है कि हर इंसान अपने आप को असुरक्षित क्यों महसूस कर रहा है। गांव में भी लोगों के पास होम लोन है, शहरों में भी लोगों के पास फ्लैट लेने के लिए होम लोन है। ऐसा माना जाता है, ऐसा बहुत पहले से एक धारणा रही है कि जो भी हमारी कमाई है उसके 10% में हमारा घर होना चाहिए। पर क्या आज संभव है? आज जो हमारी कमाई है उसके 10% में घर है? शहर तो शहर, महानगर तो महानगर, गाँव की भी दशा जो मैं देख रहा हूँ ऐसी हो गई है कि घर लोगों का सपना होता जा रहा है। तो जिस देश में घर ही लोगों का सपना है, वो देश तरक्की के मार्ग पे कहाँ है? वो तो अपने पतन के मार्ग पर है। जिस देश के सभी व्यक्ति का सपना सिर्फ इतना है कि उनका घर हो जाए, तो वो देश तरक्की कहाँ कर रहा है? उस देश का जीवन कहाँ बचेगा? उस देश की सभ्यता और संस्कृति कहाँ बचेगी? जिस देश में लोगों का सपना सिर्फ घर होना हो, जिस देश में लोगों का सपना सिर्फ आवास होना हो, उस देश के लोग तरक्की कैसे कर सकते हैं? इस बात को समझने की ज़रूरत है। और ज़रूरत है मर्यादा पुरुषोत्तम के सिद्धांतों को दोबारा पालन करने की। ये ज़रूरत है कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम के सिद्धांतों को समझें, मर्यादा पुरुषोत्तम द्वारा किए गए कार्यों को समझें, ना कि सिर्फ हम एक एसी में बैठ करके महिमा मंडल सुनने वालों के पास सुने और कैश चढ़ाएं और चले आएँ। उस चीज़ से कुछ नहीं होने वाला है। और उससे मुझे नहीं लगता कि मर्यादा पुरुषोत्तम खुश होंगे। शायद वो होते तो इस चीज़ के खिलाफ सबसे पहले वही खड़े होते। जिस तरीके से उन्होंने किसी भी बुराई को नहीं माना, एक बात को समझना ज़रूरी है। जिस चीज़ को मर्यादा पुरुषोत्तम ने इस धरती पर स्थापित किया कि कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो जाए, पर हमको वही काम करना है जो अनंत काल तक कल्याणकारी हो, अनंत काल तक शुभ फल को देने वाला हो, सही दिशा को देने वाला हो, सही दशा को देने वाला हो, सही मायने में उत्थान को करने वाला हो। इस बात को समझना भी ज़रूरी है, इस बात को मानना भी ज़रूरी है और आत्मसात करना भी ज़रूरी है। आज ये वक्त आ गया कि हम इस बात का पालन भी करें, माने भी और आत्मसात भी करें। तभी ये सभ्यता बच पाएगी, तभी ये संस्कृति बच पाएगी। और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत सत्ताओं को भी है। जिस तरीके से सत्ताओं में बैठे हुए लोग उनका नाम लेते हैं, उनका जयघोष करते हैं, जयकारा करते हैं, पर प्रैक्टिकल में उन्हीं के खुद के सिद्धांत इस धरती पर लागू नहीं हो रहे हैं। जो लोग जयघोष करते हैं उनके खुद के राज्यों में ग्राम पंचायतों की स्थापना नहीं हो पा रही है। ग्राम पंचायतें प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रही हैं। जिस तरीके से उनको मर्यादा पुरुषोत्तम ने स्थापित किया था, उस तरीके से वो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही हैं? आखिर जब आप उनको मानते हैं, जब आप उनके सामने नतमस्तक हैं, तो उस परिस्थिति में जिस चीज़ों को उन्होंने बनाया वो चीज़ें काम क्यों नहीं कर रही? ये सोचने का विषय है। और ये एक
गहरे चिंतन का विषय है, क्योंकि ये सवाल हमारे आने वाली पीढ़ियों के वजूद का है। अगर कोई आर्थिक माफिया इस सृष्टि पे हावी हो गया, अगर कोई आर्थिक तंत्र को टेक ओवर करने वाला व्यक्ति षड्यंत्र से इस पूरी व्यवस्था पे हावी हो गया, तो डलहौजी ने भी यही किया था। डलहौजी कुछ किया नहीं, सिर्फ एग्रीमेंट कर लिया राजाओं के साथ बता के कि हम आपके इलाके में डेवलपमेंट करेंगे और हमको दीवानी राइट दे दीजिए, और दीवानी राइट लेकर के उसने ज़मीनों का अधिकार ले लिया और उसके रेडी रेकनर रेट को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, सर्कल रेट जिसको आजकल हम बोलते हैं, सर्कल रेट को उसने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि ऑटोमेटिक पब्लिक अपना ज़मीन सरेंडर करके भूमिहीन होकर के भाग गई। ऑटोमेटिक उसने सारी ज़मीनों को हथिया लिया, उनको कुछ करना नहीं पड़ा, सिर्फ उसने 10 रुपये वाली ज़मीन को 100 रुपये किया और 100 रुपये का लगान 10 रुपया कर दिया और अपने आप सब साफ़ हो गए। पहले उसने भी लोगों को यही समझाया कि आप ये खेती करो, वो खेती करो, इसमें ये मार्जिन है, वो मार्जिन है। कैसे पता तुमको कि मार्जिन है? तुम कैसे जानते हो कि इस चीज़ में मार्जिन है? सवाल ही नहीं होता। कोई भी चीज़ समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो व्यक्ति इस बात को समझा रहा है, क्या उसके खुद के कंट्री में ये चीज़ है या दूसरी जगह पे जहाँ पे ये चीज़ एप्लीकेबल है, क्या ऐसा कुछ उत्थान हुआ? हम अमेरिका चले जाएं, दुनिया के लोग पैसा कमाने के लिए अमेरिका जाते हैं, पूरी दुनिया से लोग जाते हैं, अमेरिका जा कर के बोलते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अब पता नहीं सही है या गलत हो, तो तुलनात्मक तरीके से प्रैक्टिकली जीवन को झांकेंगे तब समझ में आएगा कि सिर्फ देखने में ज़्यादा है या रियल में वहाँ पर उनके पास ज़्यादा है। पर यदि उसी कंट्री में जाएंगे तो उसी कंट्री के लोग भिखारी जैसा जीवन जीते हैं, कारों में सोते हैं, रहने के लिए उनके पास छत नहीं है। उनके अपने देश में लोग कार के अंदर सो रहे हैं, सुबह ड्यूटी करने के लिए जा रहे हैं, उनका अपना जीवन ऐसा है। तो अगर वो थियरी काम करती तो फिर उस खुद की कंट्री में वो लोग जो काम कर रहे हैं, बेकार नहीं है, काम कर रहे हैं, काम करते हैं, उनका ऐसा जीवन कैसे होता कि वो छोटे छोटे स्टील के बने हुए डिब्बों में रहते, कारों में जीवन बिताते, गए ड्यूटी किए, आए और कार में ही सोए, कार में ही खाए, कार में ही जिए, उनका जीवन ही वहीं कार तक है, उसी कार से ड्यूटी गए, उसी कार से आए। तो ऐसा जीवन कैसे हो गया? खाली कुछ बाहरी लोगों को अपने देश में बसा लेना, मतलब कोई एक आर्थिक तंत्र है जो पूरे कंट्री को चला रहा है, उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे कंट्री से लोगों को बुला लेना, बुला करके ले करके जाना, पब्लिक के ऊपर अनाप शनाप टैक्स लगाना, उस टैक्स से हर महीने स्टेट को परिवर्तित करना, क्योंकि काम होगा तभी पैसा आएगा। ये कौन सा थियरी है? ये कौन सा सिद्धांत है? ये चीज़ समझ में एकदम नहीं आ रही। क्यों? चलो उनका क्या है, अलग कल्चर है, एक बार चलता है, पर हमारा कल्चर सभ्यताओं का है, संस्कृतियों का है। हम इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? हम उस थियरी पे जा ही नहीं सकते। उस थियरी पे हम जाएंगे तो हमारी संस्कृति का ही लोप हो जाएगा। तो इस संस्कृति का लोप नहीं करना है, इस सभ्यता को लोप नहीं करना है। इस बात को हमको समझना है, इस बात को हमको अच्छे से समझना है कि हमारा पूरा उद्देश्य सिर्फ इस संस्कृति को समृद्धि की तरफ लेकर के जाना है। लोगों का समृद्धि की तरफ तभी हम लेकर के जा सकते हैं जब इस पूरी संस्कृति को हम सब समृद्धि की तरफ लेकर के जाएं। और अगर इस संस्कृति को समृद्धि की तरफ लेकर के जाना है तो हमको हर एक व्यक्ति को अधिकार देना पड़ेगा और हर एक व्यक्ति को समृद्धि के मार्ग पर ले जाना पड़ेगा।